हम लगातार बात कर रहे हैं नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिवृत्ति की, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, जिसमें हमने कुछ सेक्शंस बनाए हैं। 1 एथिक्स हमने समझा, 2 एसेंस ऑफ एथिक्स हमने समझा, एथिक्स के 4 तत्व। 3 हमने समझा कि मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र के निर्धारक क्या हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र के परिणाम क्या होते हैं, यानी आज की बात हमारी है नीति शास्त्र के परिणाम। तो मित्रों, जब भी हम कुछ करेंगे तो उसका परिणाम होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता कि परिणाम ना हो। अब ये जो परिणाम होगा, क्या हम इसको ध्यान में रखकर काम करें या इसको सोचे ही नहीं, यह निर्णय हमें लेना होगा। परिणाम को ध्यान में रखकर कार्य किया जाना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप इससे सहमत होंगे। यदि हमें यह नहीं भान है, यह हम नहीं समझ पा रहे हैं कि परिणाम क्या होगा, तो कार्य को मुझे नहीं लगता कि आरंभ करना चाहिए। हमें जो एक कहावत है कि बिगिन विद द एंड इन माइंड, माने आप ये समझ पाए कि जो अंत में होगा वो क्या हो रहा है। एवरीथिंग इज क्रिएटेड ट्वाइस। जब भी कुछ चीज बनती है तो वो 2 बार बनती है। कैसे 2 बार बनती है? एक बार आपके मन में बनती है। आप फोटो भी खींच रहे होते हैं तो आप देखते हैं लेंस से कि अच्छा कैसी दिख रही है, कैसे दिख रहा है, कैसे दिख रहा है। और जब आपको लगता है कि हाँ ये वैसा दिख रहा है जिसको कैप्चर कर लेना चाहिए, हमारी स्मृति में हम इसको सजो के रख लें, तब आप क्लिक करते हैं। तो पहले आप उसकी परिकल्पना करते हैं, फिर देखते हैं कि ये परिकल्पना के अनुरूप है या नहीं, और यदि परिकल्पना के अनुरूप है तो आप उसको संजो लेते हैं, बना लेते हैं, क्लिक करते हैं। इसी तरह से मकान की बात करें हम, तो मकान भी ऐसे ही पहले नक्शा बनता है, फिर मकान बनता है। आप कुछ भी लिखने चलते हैं तो उसकी रूपरेखा पहले मन में आती है, तब आप उसका उत्तर लिखते हैं। यानी जब भी हम कुछ करते हैं तो परिणाम हमारे सामने कुछ होता है। अब यह परिणाम नैतिक है या नहीं, यह परिणाम अच्छा है या नहीं, यही कार्य के अच्छे या बुरे होने को निर्धारित कर सकता है। कम से कम जब हम करने चल रहे हैं तब तो शायद हमें ये समझना चाहिए कि परिणाम क्या होगा। तो एक धारणा, एक विचार यह है कि परिणाम कार्य की नैतिकता को निर्धारित करेगा। अब यहां यदि करने वाले को परिणाम का भान है, समझ में आ रहा है कि परिणाम कैसा होने वाला है या परिणाम कैसा होना चाहिए, तो फिर वह उत्तरदायी हो गया। मुझे मालूम है कि मैं मारूंगा तो व्यक्ति को चोट लगेगी, मुझे मालूम है कि मैं अपशब्द का प्रयोग करूंगा तो व्यक्ति आहत होगा, मुझे मालूम है कि मैं किसी से प्रेम से बोलूंगा तो वह प्रसन्न होगा। तो अगर मुझे भान है, मुझे मालूम है कि क्या परिणाम होगा, तब तो फिर मैं उत्तरदायी हो ही गया। और अगर मैं किसी से करा रहा हूं, मैं स्वयं नहीं करता, लेकिन मुझे मालूम है कि जब ये करेगा तो क्या होगा, तो भी मैं उत्तरदायी हो गया, क्योंकि मैंने कराया है इस काम को। यदि वे व्यक्ति कार्य नहीं करता है जहां करना था, अब देखिए तीसरी स्थिति आ गई, व्यक्ति कार्य नहीं करता है जहां करना था, तो भी वह उत्तरदायी होगा। आप जा रहे थे, दुर्घटना हुई, आपने बचाव की मदद नहीं की, तो भी आपको उत्तरदायी माना जाना चाहिए। ऐसा मुझे लगता है कि आप भी इसको सही मानेंगे। और बहुत सारे समाजों में, बहुत सारी जगहों पर इसको महत्वपूर्ण माना जाता है कि अगर कोई कष्ट में है तो आप उसकी मदद कीजिए। नीति शास्त्र में परिणाम का क्या आशय है? यह नैतिक मान्यताओं द्वारा और निर्देशित मानवीय क्रियाकलापों के परिणाम के रूप में हम देखते हैं। यानी हम ये देखते हैं कि परिणाम के आधार पर मनुष्य के कर्म को नैतिक या अनैतिक मानेंगे। एक धारणा यह है। यहां करते समय क्या आपके मन में था और क्या आपके मन में नहीं था, वो एक अलग बात हो गई, लेकिन परिणाम क्या आया उससे हम ये तय कर रहे हैं कि आपने जो किया वो नैतिक था या नहीं था। परिणामवाद वह नैतिक सिद्धांत है जिसके अनुसार
किसी व्यक्ति के कर्म के उचित या अनुचित का निर्धारण उस कर्म के से उत्पन्न परिणाम के आधार पर किया जाएगा। जो रिजल्ट्स आएंगे वहीं से तय कर देंगे कि ये ठीक था या नहीं था। अब कौन कौन से तरह के परिणाम हमारे पास आ सकते हैं, क्या क्या संभावनाएं हैं, ये हमें समझना चाहिए। यानी अच्छे एवं नैतिक कर्म का परिणाम नैतिक एवं सकारात्मक होगा और जो अनैतिक कर्म होगा उसका अनैतिक या नकारात्मक परिणाम होगा। इतनी बात हम समझ पाते हैं। यह हो सकता है कि कुछ परिस्थितियों में कर्म तो नैतिक था, अच्छा था, लेकिन परिणाम बिगड़ गया। ऐसा भी हो सकता है, होता है। आपने कई बार यह स्वयं भी अनुभव किया होगा कि परिणाम नकारात्मक हो गया, या परिणाम के सकारात्मक होते हुए भी जो आपने किया था वह अनैतिक माना जा सकता है। ये विकल्प हमारे पास हमेशा रहेगा, ये संभावनाएं हमारे पास हमेशा रहेंगी। कुछ कर्म ऐसे होंगे जिनसे नैतिक और अनैतिक दोनों परिणाम निकल सकते हैं। नैतिक या अनैतिक, अच्छे या बुरे, दोनों परिणाम निकल सकते हैं। इसको फिर हम कहते हैं कि ये दोहरे प्रभाव वाला कर्म या दोहरे प्रभाव वाला सिद्धांत है। कैसे तय होगा, यह तो परिणाम पर ही निर्भर करेगा। हमने कुछ किया, अच्छा हो गया तो नैतिक हुआ, अच्छा नहीं हुआ तो अनैतिक हुआ। दोहरे प्रभाव वाले कर्मों में यह निर्णय कठिन होगा कि कर्म अच्छे हैं या बुरे हैं। परिणाम पर ही सारी बातें आधारित हैं। इसके लिए परंपरागत मानक दार्शनिक विचार क्या है कि दोहरे प्रभाव वाले कर्मों में अच्छे परिणामों को और बुरे परिणामों को अगर हम देखें तो किसको प्राथमिकता दें, तो हमें अच्छे परिणामों को प्राथमिकता देनी चाहिए। यानी यह बात हमें बताती है कि परिणामों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। परिणामों के अभाव में हम कोई बात को नैतिक मान लें कि अनैतिक मान लें नहीं समझ पाते हैं। आइए देखें कि जब ये दोहरे परिणाम वाले कर्म हो सकते हैं तो इससे संबंधित नैतिक मामले या मुद्दे या विषय क्या क्या हैं। दोहरे प्रभाव वाला जो भी कर्म होगा वह या तो अच्छा होगा या उदासीन होना चाहिए, इनडिफरेंट, बुरा नहीं होना चाहिए। अच्छा प्रभाव प्रत्यक्ष होना चाहिए, इनडायरेक्ट नहीं होना चाहिए कि हमने किसी का बुरा किया और उसका अंतिम परिणाम अच्छा निकला, यह उचित नहीं है। तो जो भी परिणाम अच्छा है वह प्रत्यक्ष होना चाहिए। कार्य का जो उद्देश्य था, जो प्रयोजन था, वह अच्छा होना चाहिए। कार्य का अच्छा प्रभाव प्रोपोर्शनेट, आनुपातिक रूप से बुरे प्रभाव से अधिक होना चाहिए। कोई काम आपने किया, उसका कोई प्रभाव अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। ये तो एक बात हुई। दूसरी बात यह हुई कि कोई काम हमने किया, उसका कुछ हिस्सा अच्छे प्रभाव के रूप में आया और कुछ हिस्सा बुरे प्रभाव के रूप में आया। तो जो अच्छा वाला है वो बुरे की तुलना में अधिक होना चाहिए। यहां तभी हम उसको नैतिक मान पाएंगे। कैसे? दोहरे प्रभाव के सिद्धांत के संदर्भ में सेंट थॉमस एक्विनास का उदाहरण बहुत लोकप्रिय है। क्या है? एक्स जो चुपचाप बैठा था, वाई ने अकारण उस पर हमला कर दिया। एक्स ने आत्मरक्षा में वाई को मार डाला। अब आइए देखें क्या है इसमें। अच्छा प्रभाव क्या है कि एक्स ने स्वयं को बचा लिया। बुरा प्रभाव क्या है कि वाई मारा गया। कैसे मारा गया? घटनाक्रम में बिना इरादे के। इस घटनाक्रम में बिना इरादे के आत्मरक्षा के फलस्वरूप ऐसा हो गया कि वाई मार दिया गया। इस सिद्धांत का एक पक्ष यह भी है कि आत्मरक्षा में प्रयुक्त बल अधिक नहीं होना चाहिए। मैं कितनी जोर से मारूंगा, कोई मुझे मारने आ रहा है तो मैं उसको कितनी जोर से मार दूं, इतनी जोर से मार दूं कि वो मर जाए। सिद्धांत ये कहता है कि आपको जो संभावना है कि जितनी जोर से आपको प्रहार किया जा सकता है
उसकी तुलना में ही आप चलिए, उससे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल बल प्रयोग मत कीजिए। जितना बल आपको लगता है कि आपके विरुद्ध प्रयोग किया जा रहा है, उसे थोड़ा कम ही इस्तेमाल कीजिए। क्यों? क्योंकि इससे आत्मरक्षा होगी। लेकिन क्या यह सदैव सच होगा? तो इसकी कुछ आलोचना भी की जाती है। क्या आलोचना है? इसमें कर्ता अपने कर्म के सभी संभावित प्रभावों के लिए उत्तरदायी माना जाएगा। इसके अतिरिक्त यदि कर्ता अपने कर्म के दोनों प्रभावों, अच्छे और बुरे दोनों प्रभावों को पहले से जानता है, तो फिर उसे दोनों प्रभावों की नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अच्छे की भी नैतिक जिम्मेदारी उसी की हो गई और बुरे की भी नैतिक जिम्मेदारी उसी की हो गई। और तीसरी बात उसमें यह आई कि यदि ये केवल अनुकूल प्रभाव, जो अच्छे प्रभाव है, उन्हीं की बात कर रहा है और प्रतिकूल की बात नहीं कर रहा है, कहते हैं नहीं साहब, नेगेटिव से हमसे क्या लेना देना, प्रतिकूल प्रभाव, बुरे प्रभावों के प्रति अपने उत्तरदायित्व से बच नहीं सकता। आप सिर्फ अनुकूल, अच्छा आपका है और बुरा आपका नहीं है, ऐसा नहीं कर सकते। अब आइए देखें कि विभिन्न क्षेत्रों में मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र के क्या परिणाम होते हैं। कौन कौन से क्षेत्र हैं? तो कुछ क्षेत्र हमने लिस्ट किए हैं। आपको पुस्तकों में कुछ और क्षेत्र भी मिल सकते हैं। सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, धार्मिक क्षेत्र, पर्यावरण से संबंधित पर्यावरणीय क्षेत्र और प्रशासनिक क्षेत्र। आप समझते हैं, ये बहुत सहज सिंपल बात है कि सामाजिक क्षेत्र में अगर आप नीति का प्रयोग करेंगे, आप नीति शास्त्र का अनुपालन करेंगे, आपके निर्णय नैतिक होंगे, तो उनके सकारात्मक परिणाम आएंगे। और अगर नहीं ऐसा हो रहा होगा तो नकारात्मक परिणाम आएंगे। तो आइए देखें कि सामाजिक क्षेत्र में सकारात्मक परिणाम कौन कौन से हो सकते हैं। सद्भाव होगा, लिंग समानता होगी, इसके बाद समानता, स्वतंत्रता और न्याय की स्थापना होगी। सद्भाव हो गया, लिंग समानता हो गई, सामाजिक स्वतंत्रता मिली, समानता स्थापित हुई, न्याय मिला, सहिष्णुता और बंधुत्व की भावना भी होगी, कुरीतियां कम होंगी, उनका निवारण हो पाएगा। अब नकारात्मक क्या है? मान लीजिए कि आप के समाज में नैतिकता को महत्व नहीं दिया जा रहा है, तो फिर भेदभाव शुरू हो जाएगा, लिंग भेद होगा, जाति भेद होगा, अब बाल विवाह भी हो सकता है, नस्ल भेद होगा, भ्रूण हत्या होगी। आपने जीव को प्राथमिकता नहीं दी, अनैतिक नहीं माना भ्रूण हत्या को, तो फिर अनैतिक होने लगा। दहेज प्रथा बढ़ सकती है, बाल श्रम आ सकता है और यौन उत्पीड़न हो सकता है। इतनी बातें हुई दोस्तों सामाजिक सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव की। आइए देखें कि राजनीतिक क्षेत्र में सकारात्मक प्रभाव क्या होंगे। जब समाज, राजनेता, सामाजिक जीवन जीने वाले नैतिकता को प्राथमिकता देंगे तो क्या होगा? लोकतंत्र की स्थापना होगी, पंथ निरपेक्षता होगी, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना होगी, स्वस्थ जनमत की स्थापना होगी, जन लोकपाल की युक्ति आएगी और लोकतांत्रिक मूल्यों का साकारीकरण हो पाएगा। हम समझ पाएंगे और देख पाएंगे, ऐसा व्यवहार में ला पाएंगे कि जो जनतंत्र की भावना है, लोकतंत्र की भावना है, वह चल रही है। अब अगर नहीं किया जा रहा है तो क्या होगा? भ्रष्टाचार होगा, सांप्रदायिकता आएगी, क्षेत्रवाद आ जाएगा, भाषावाद आ जाएगा, भाई भतीजावाद आएगा, नस्लवाद आएगा। ओहो, एक वोट बैंक की राजनीति हो गई। पूरा देश पिछले 75 सालों से इसी को सुनता, समझता, देखता आ रहा है कि कुछ वोट बैंक की राजनीति होती है। राजनीति का अपराधीकरण होगा, ये भी हम लोग बहुत निरंतर अनुभव कर रहे हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय से लेके और हमारा जो पत्रकारिता जगत है वो इस सब पे चिंता लगातार व्यक्त करता रहता है, लेकिन अभी तक हम लोग कुछ कर नहीं पाए हैं। इसी तरह से आइए देखें कि आर्थिक क्षेत्र में क्या सकारात्मक बात होगी। अगर हम नैतिक निर्णय ले रहे हैं, नीति युक्त निर्णय ले रहे हैं, तो समावेशी विकास, ऑल इंक्लूसिव, सबके हित की बात हम कर पाएंगे, सतत विकास हो पाएगा। ये आधा अधूरा नहीं होगा, ये नहीं होगा कि कभी हो रहा है और कभी
नहीं हो रहा है। मुझे याद है कि जब जब विश्व में महान मंदी जैसी इधर पिछले दशकों में आई है, तब तब मैंने कहा कि भारत पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें रेजिलियंस बहुत है, वो बार बार उठ के खड़ी हो जाती है। ज़्यादातर ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, वो पूरा इकोसिस्टम उनका अपना है। बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इससे बहुत ज़्यादा प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ता। तो सतत विकास भी हमारा तब होगा जब हम नैतिक निर्णय लेते रहेंगे। गरीबी कम होगी, भ्रष्टाचार भी कम हो जाएगा, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हम कर पाएंगे। ये तो हुए दोस्तों सकारात्मक प्रभाव। आइए देखें कि नकारात्मक प्रभाव क्या हो सकते हैं। जब जब हम नैतिकता को ध्यान में नहीं रखेंगे तब तब घोटाला, कर की चोरी, गरीबी, बेरोजगारी, आर्थिक विषमता, ब्लैक मनी, काला धन। देखिए जो हमारी वर्तमान सरकार है मोदी जी की, इन्होंने काले धन को कम करने के लिए बहुत प्रयास किए हैं, जिसमें हम लोगों ने डीमोनेटाइजेशन भी एक महत्वपूर्ण प्रयास के रूप में देखा था। अवैध धन शोधन, जिसको हम कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग, तो इलीगल मनी लॉन्ड्रिंग होने लगेगी, जमाखोरी होगी, मुनाफाखोरी होगी, रिश्वतखोरी होगी और कुपोषण होगा। ये सारे नकारात्मक प्रभाव आर्थिक क्षेत्र में आने लगेंगे। अगला क्षेत्र है हमारा धार्मिक क्षेत्र। आइए देखें कि नैतिक निर्णयों का धार्मिक क्षेत्र में क्या सकारात्मक परिणाम होगा। धार्मिक सहिष्णुता में वृद्धि हो जाएगी, सद्भाव में वृद्धि हो जाएगी, परस्पर विश्वास बना रहेगा और सर्वधर्म संभाव की स्थापना हो सकेगी। यदि ऐसा नहीं किया जा रहा है तो क्या नकारात्मक है? बहुत देखा है हमने, विश्व आज भी इससे जूझ रहा है। हिंसा और दंगे, वैमनस्य, अंधविश्वास, अविश्वास इत्यादि। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि धार्मिक क्षेत्र में भी नीति शास्त्र का महत्व है। अगला क्षेत्र है हमारे पास पर्यावरण से जुड़ा हुआ। हम प्रकृति की उत्पत्ति हैं और प्रकृति से पर ही निर्भर करते हैं, लेकिन हमें यह बोध अब नहीं रह गया है कि हमें पर्यावरण की चिंता करनी चाहिए, पर्यावरण का ध्यान रखना चाहिए, जबकि हमें मालूम है कि हमारा अस्तित्व ही पर्यावरण पर निर्भर करता है। खैर, अगर हम यहाँ नैतिक रहेंगे तो हमारे पास गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत बने रहेंगे, सतत विकास हो पाएगा, हमारी नदियां फिर से जीवित हो पाएंगी, जैव विविधता की रक्षा हम कर पाएंगे। और अगर ये नहीं हो रहा है तो मित्रों, नकारात्मक प्रभावों को हम लगातार झेल रहे हैं, उसको अनुभव कर रहे हैं। कुछ मैं आपको गिना देता हूं: ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन, ओजोन क्षरण, मैंग्रोव वन विनाश, भूस्खलन, दावानल, सूखा एवं बाढ़, पर्यावरणीय असंतुलन, जलवायु परिवर्तन इत्यादि। अब देखिए, तमाम विकसित देश, अमेरिका तक, ये दावानल से बहुत परेशान है। आपने पढ़ा होगा कि जब जंगलों में आग लग गई और जंगल जल रहे हैं, मीलों स्क्वायर वर्ग जंगल जल जाता है, बुझा ही नहीं पाते। ये सारी समस्याएं हमारे सामने आती हैं। मैं परीक्षा की दृष्टि से इनको मोटे तौर पर गिना दे रहा हूं। आप अपने मित्रों के साथ इसकी चर्चा परिचर्चा कर सकते हैं, कुछ पॉइंट्स अपने माइंड में रख सकते हैं। अगर प्रश्न आ रहा है तो आप इसका उत्तर दे पाएंगे। अब आइए देखें कि प्रशासनिक क्षेत्र में सकारात्मक क्या प्रभाव पड़ सकते हैं। अकाउंटेबिलिटी। मैं प्रशासनिक अधिकारी की हैसियत से कोई भी निर्णय ले रहा हूं, अगर मैं नैतिक हूं, नैतिक निर्णयों की प्रक्रिया अपनाता हूं, नैतिकता मुझ में है, तो जवाबदेहिता मेरी लगातार बनी रहेगी, शासन बेहतर होगा, नैतिकता का शासन होगा और लोक निधि का सदुपयोग होगा, इनोवेशन होगा, नवाचार होगा, जो भी हमारी पॉलिसीज होंगी वो जन केंद्रित होंगी, इंटीग्रिटी, सत्यनिष्ठा बनी रहेगी, पारदर्शिता आएगी, भेदभाव नहीं होगा, गैर तरफदारी होगी, प्रशासन में सकारात्मक कार्य संस्कृति का विकास हो सकेगा। और अगर नैतिकता नहीं
इसमें अपनाई जा रही है तो नकारात्मक परिणाम है। क्या? रेड टेपिज्म, लाल फीताशाही। आप और हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि निर्णय हो ही नहीं रहे हैं, फाइल बंद पड़ी है। पक्षपातपूर्ण व्यवहार होगा, भेदभाव होगा, भ्रष्टाचार होगा, योजनाओं में डिले होगा। आप समझते हैं, बहुत चर्चा सब इसकी होती रहती है। मैं यहाँ इस लेक्चर में बहुत लंबी चौड़ी बातें नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप और मैं इसको बहुत समझते हैं कि जब भी योजनाओं के क्रियान्वयन में देरी होती है तो इसके क्या क्या परिणाम होते हैं। हम अपने दायित्वों से बचेंगे, उनसे बचने का प्रयास करेंगे और हमारी औपनिवेशिक मानसिकता होगी। इस तरह से मित्रों हम ये समझ पा रहे हैं कि नीति शास्त्र के परिणाम मानवीय क्रियाकलापों में क्या होंगे। नीति शास्त्र के जो परिणाम हमें समझने थे, जो हमारे सिलेबस का एक हिस्सा है, वो ये कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शंस। तो दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शन। हमने मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र के क्या परिणाम हैं, इनकी चर्चा की। अब अगले लेक्चर में हम करेंगे नीति शास्त्र के आयामों की चर्चा, डायमेंशंस ऑफ एथिक्स। थैंक यू वेरी मच।